नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली मुंबई हॉटलाइन। The Delhi Mumbai Hotline. हॉटलाइन के इस एपिसोड में आज बहुत सारी रोचक चर्चा लेकर के आएंगे और महाराष्ट्र कभी ज्यादा दूर नहीं रह सकता है जब उथल पुथल हो रही हो, राजनीतिक उथल पुथल हो रही हो, लोग टूट टूट के इधर उधर बिखर रहे हों। तो सोहित के घर में भी मसला वापस शुरू हो गया। क्यों सोहित? बिल्कुल। अगर राजनीति की बात करेंगे और आप कहेंगे कि लोग एक जगह से टूट रहे हैं, दूसरे जगह से टूट रहे हैं, व्हाई शुड राघव चड्ढा एंड टीएमसी हैव ऑल द फन? तो अगर तृणमूल कांग्रेस टूट रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद टूट जाते हैं, तो महाराष्ट्र के लोग कहाँ पीछे रहने वाले थे? 2019 में भी हमने एक दिन का 3 दिन का सीएम देखा हुआ है यहाँ पर, जो सुबह 6 बजे शपथ लेता है। 2022 में हमने शिवसेना को टूटते हुए देखा, 2023 में हमने एनसीपी को टूटते हुए देखा। अब जब दूसरे लोग संकेत कॉपी कर रहे थे, तब एक बार फिर से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को लगा कि ये तो उनके पास है ये सारी चीजों की क्रेडिट। तब एक बार फिर से उन्होंने अब शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों को तोड़ दिया। और आज इस पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों, और इसमें यह भी देखेंगे कि कैसे संविधान का उल्लंघन होता है, नहीं होता है, बार बार कैसे कायदे की लड़ाई होती है, कौन किसने क्या कहा है, मैं और संकेत इसके बारे में क्या सोचते हैं, और तो और इस पूरे मामले में 10th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें कब तक चलती रहेंगी। ऐसे कई बातें हैं जिस पर चर्चा होगी। ये वाकई दिल्ली मुंबई हॉटलाइन है, क्योंकि ये नेता तो महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के हैं, लेकिन गए थे दिल्ली, वहीं पर पूरा खेल चल रहा है। तो मैं और संकेत आज दर्शकों इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हर बार की तरह आप रविवार 12 बजे जुड़ते हैं तो आपके नीचे 2 चैनल्स दिख रहे हैं, एक डबल चेक बाय संकेत और दूसरा सोहित मिश्रा ऑफिशियल। दोनों चैनल के आगे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हफ्ते भर जो कुछ होता है उसकी जानकारी आपको हम दोनों के चैनल पर मिलती रहेगी। इस हफ्ते संकेत ने भी कई रोचक इंटरव्यूज किए हैं, लीगल एक्सपर्ट से बात की है, और तो और उनके पास भी कई सारी टिप्पणियां हैं जो उन्होंने लीगल एक्सपर्ट से समझ के लिया है कि ये स्प्लिट कैसे रोका जा सकता है, क्या हो सकता है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। संकेत, शुरुआत इसी से करते हैं। पहले हमने देखा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 जो राज्यसभा के सांसद थे वो टूट गए। फिर उसका हमने देखा था कि तृणमूल कांग्रेस के 20 नए जो सांसद आए हैं, 2024 में चुनकर आए थे, वो एक नई नवेली पार्टी एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको त्रिपुरा में 2023 में 822 वोट्स मिले थे, उस पार्टी में वो जुड़ जाते हैं और अब एक नई पार्टी बनकर वो एनडीए में दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे जो एनडीए में चौथे नंबर पर थे बीजेपी के बाद, बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि भाई मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे में वो खुद जब अपने 7 सांसद चुनकर आए थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी शिवसेना यूबीटी के जो 9 सांसद चुनकर आए थे, उनमें से 6 सांसदों को अपनी पार्टी में ले लिया है, या फिर वो अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे। जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसे लेकर कई सारी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। वो 6 सांसद अब भी खुलकर सामने नहीं आए हैं, वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, वो कहां पर हैं, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो बरकरार है जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। संकेत, आखिर आपके दिल्ली में जाकर लोगों को हो क्या जाता है? जो भी जाता है वो या तो बीजेपी के करीबी हो जाता है, या फिर जो सत्ता पक्ष में है उसके करीबी हो जाता है, और हर कोई फिर अचानक से कहता है मुझे तो मेरे क्षेत्र का डेवलपमेंट करना था, और डेवलपमेंट अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाना होगा। क्यों ऐसा होता है कि दिल्ली में जाके लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है, हर सारी चीजें जो है वो दिल्ली में बदल जाती हैं? ऐसा है, देखिए, सत्ता का एक चरित्र होता है सोहित। पहले तो आपका ये जो लास्ट टिप्पणी है मैं उसी पर बात कर देता हूं। दिल्ली सत्ता का केंद्र है, तो जब सत्ता का केंद्र होगा और सत्ता का एक चरित्र रहता है कि किसी तरीके से पावर मेरे हाथ में रहे, कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, तो फिर सारी जद्दोजहद उसी कंट्रोल की हो जाती है। कंट्रोल ईमानदारी से जीत करके पाना, कंट्रोल दलाली करके पैसा खा करके उसके बाद पा लेना, कंट्रोल दलाली से एक इकोसिस्टम बनाना। दिल्ली के कुछ होटल जो सेंट्रल दिल्ली में हैं, आप ये समझ लीजिए कि वहां पर आप कभी भूले बिसरे कभी भी चले जाएं, आपको 4-5 एक जैसे चेहरे जरूर दिखेंगे। 4 आईफोन होंगे एक हाथ में, इधर मोटी सी घड़ी होगी, गोल्ड चेन, ठीक है, इस तरीके के आपको कैरेक्टर्स हमेशा दिल्ली के इन होटल्स में, कॉफी शॉप में दिखेंगे।
ये होटल्स 5 सितारा होटल ही इन दलाली का केंद्र है। यहां आपकी समय अनुसार, औकात अनुसार दलालियां हो रही होती हैं, स्कीम प्लॉटिंग हो रही होती है। 4 पत्रकार को बुला करके तुम ऐसे सेट कर देना, तुम वैसे कर देना, 4 सोशल एक्टिविस्ट को बुला करके तुम यहां धरना कर देना, तुम वहां कर देना, 4 नेताओं को बुला करके, या नेता ही लोग बुला करके लोगों को यह बताएं कि तुम ऐसे कर देना, तुम वैसे कर देना। सब यही होती है, इसी दिल्ली में होती है। सत्ता के केंद्र के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो होटल हैं, वहां पर ये सारी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दिल्ली का सत्ता का केंद्र होने की वजह से एक चरित्र रहा है, और वो चरित्र रहा है कि किस तरीके से सत्ता में जो हैं वो सत्ता में बने रहें, सत्ता का और विस्तार हो जाए, सत्ता में और आराम आ जाए, सत्ता कैसे न छीने, जो छीनने का प्रयास कर रहे हैं उनकी रैकेट, जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनका रैकेट, और इसी सब रैकेट के बीच में इस देश की जनता है जो इस रैकेट से अनभिज्ञ है। उसको नहीं मालूम, वो जाकर के वोट दे करके आते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता है कि भाई मेरे वोट दे देने के बाद एक अलग लोकतंत्र की व्यवस्था चलेगी दिल्ली के इस 5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के बंगलों में या होटल्स में। मैं होटल्स की बात कर रहा हूं, जो लोग अभी लुटियन जोन के बंगले प्राप्त जो लोग नहीं हैं, जो साहिब बंगला हैं, साहिब मसनद हैं, जिनको डिस्काउंटेड रेट्स पर बहुत बड़े बड़े कई कई एकड़ के लुटियंस बंगलों मिल गए हैं, थोड़ा बहुत वहां भी होता है, थोड़ा क्या वहीं होता है। अब आप टीएमसी की ये मीटिंग्स देखिए जहां पर ये हृदय परिवर्तन हुआ, ये उन्हीं बंगलों में तो हुआ। शिवसेना का भी जो हुआ वो मुंबई से छिटक करके उसके बाद दिल्ली ही तो आए। तो यहीं पर ये सत्ता का चरित्र है, और ये चीज दिल्ली में मैंने पुरानी सरकारों में भी देखी है। लेकिन सोहित, यहां पर आप एक चीज जरूर समझ लीजिए, बात तीव्रता की होती है। दिल्ली को एक बुखार है, हम आपको बुखार होता है तो 99 को भी बुखार माना जाता है, तो हम छोटी वाली क्रोसिन ले लेते हैं 500 mg, आराम कर लेते हैं, कहो दवाई ना लें, सो जाएं तो ठीक हो जाएं। लेकिन जब बुखार 104 हो जाए तो बुखार वो भी है, तीव्रता ज्यादा हो गई है। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम क्रोसिन भी लेंगे, हम ठंडी पट्टी भी लगाएंगे, हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे, हम ORS का घोल भी पिएंगे, हम जूस भी पिएंगे, और उसके बाद हम तमाम चीजें और भी करेंगे, ऑफिस से छुट्टी भी ले लेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो दल बदल हो रहा है, या फिर जिस तरीके से लोगों के हृदय परिवर्तन हो रहे हैं, इसकी तीव्रता ज्यादा है। पहले भी होती थी, लेकिन अभी एक साथ सुनियोजित, संगठित तरीके से जो दिल्ली की सत्ता में हृदय परिवर्तन हो रहा है लोगों का, आप ये जान लीजिए, ये बुखार एकदम से आया हुआ बुखार नहीं, ये बुखार लाया गया बुखार है। इस बुखार के पीछे 2/3 बहुमत जुटाना वो मकसद है। और मैं आपको उससे जुड़ी हुई बात एक सेकंड अंक में आपको बताएंगे कि वो कैसे उसका पूरा अंक गणित बनाई जा रही है। अभी हम लोग डिफेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने शिवसेना की बात की सोहित, तो आप ये जान लीजिए कि शिवसेना, जैसे कि आप अभी कार्यक्रम के पहले भी बता रहे थे, इनफैक्ट आप ही बताइए कि ये क्या हो रहा है कि शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटा, फिर टीएमसी, आप, और अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये अंक गणित कंप्लीट नहीं हुई है। अगर मकसद 2/3 बहुमत लाना है तो अभी भी डीएमके का टूटना बाकी है, छिटकना बाकी है। सपोज डीएमके फॉर्मली ज्वाइन ना करे, लेकिन अगली बार जब डिलिमिटेशन बिल आएगा और 2/3 बहुमत चाहिए होंगे, तो डीएमके से कहा जाता है कि सुनो, तुमको तो कांग्रेस ने धोखा दे दिया, ना तुम वहां स्टेट में हो, ना तुम यहां सेंटर में हो, ठीक है ना, और ईडी सीबीआई तो हमारे पास है ही ढोल मंजीरा लिए, तो देख लो फिर। अगर डीएमके वॉकआउट कर जाए, वोट ना डाले, तो हाउस की संख्या कम, जब हाउस की संख्या कम तो 2/3 बहुमत का आंकड़ा भी कम, यानी कि एडवांटेज एनडीए। तो मेरा यह कहना है कि एनडीए में जुड़ के या एनडीए से अलग दिखते हुए भी, साथ होते हुए
बहुत सारी ऐसी गतिविधियां अभी आपको देखने को मिलेंगी। बीच में बात चल रही है कि सपा भी टूटेगी और भी सब तमाम सांसद टूटेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी एक बहुत ही तीव्र गति का एक सुनियोजित और संगठित ब्रेक ऑपोजिशन मिशन ये दिल्ली में चला हुआ है। ये बुखार की तीव्रता बहुत ज्यादा है, और जब इतने तेज बुखार आता है तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें फिर आप एकदम पड़ ही जाते हैं बिस्तर पर। तो अभी बहुत सारे लोगों का तर्क यह है कि डेमोक्रेसी इज बेड रिडन राइट नाउ, ज्यादा बीमार हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये गतिविधि हो रही है। सही कैसे होगी? शॉर्ट टर्म तरीका इसका यह है कि अब भाई जो हो रहा है वो होता रहेगा, कोर्ट्स देखेंगे, स्पीकर महोदय फैसला लेंगे कि 20 टीएमसी के लोग सस्पेंड हो या ना हो, शिवसेना के लोगों का सस्पेंशन होगा या उनका विलय करा लिया जाएगा। ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म हो गया। कोर्ट्स क्या फैसला लेंगे, ये शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म में जो कानूनविद हैं सोहित, उनका यह कहना है कि यार अगर आपको इस देश में डिफेक्शन एकदम बंद करना है, अगर आपको चुनाव की सैंक्टिटी मेंटेन करनी है कि जो इंसान जो बोल करके चुनाव जीत करके आया है उसको अगर आपको बना करके और बचा करके रखना है, अगर आप ये चाहते हैं कि वो दिल्ली के दलाली के, सत्ता के प्रलोभन के लालच में आ करके बदलती हुई न दिखे, तो आप 10th शेड्यूल को पूरी तरीके से अमेंड करिए, और उसमें या तो आप पूरी तरीके से सारे प्रावधान हटा दीजिए कि भाई जिस भी सांसद का जो मन आए वो करे, कोई पार्टी विप का कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक है ना। या फिर नंबर 2, आप बहुत क्लियरली एक इस चीज को डिफाइन करें कि अगर आप टूट के कहीं और जाना चाहते हैं तो पहले तो आप इस्तीफा दे दीजिए, जो पद आपने पार्टी से पाया है, जो एमपी या एमएलए बने हैं, वो भी आप यू गिव दैट अवे। फिर से जनता के पास जाओ, फिर से उनको कन्विंस करो कि भाई अब मेरा ये ओरिएंटेशन हो गया है, अब तक मैं विंडोज का लैपटॉप था, अब मैं एप्पल का लैपटॉप बनना चाहता हूं। जनता बोले कि हां खा लो एप्पल, तो बन जाओ एप्पल, उसके बाद फिर जीत जाओ, खेलिए एप्पल एप्पल। तो ये या तो आप कानून में ये प्रावधान कर दें, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आज बीजेपी ने किया है, 104 बुखार हुआ है, कल को कभी सत्ता परिवर्तन होगा तो जो आएंगे वो इसको 4 कदम और आगे लेकर के जाएंगे। इसकी शुरुआत बीजेपी ने नहीं की, आया राम गया राम की। इसका बहुत पुराना इतिहास है, सन 60 और 70 से चला आ रहा है, वो कांग्रेस का कालखंड था। तो अगर उस समय हो रहा था तो फिर कुछ कानून आए सरकार को स्थिरता देने के लिए डिफेक्शन के, फिर डिफेक्शन में उसमें भी पेंच निकालने लगे तो उसको थोड़ा सा और ज्यादा किया गया, अब उसमें भी पेंच निकाल करके कार्रवाई हो रही है। तो इस वजह से अब कानूनविद का यह मानना है कि पूरी तरीके से इसको हटाई दीजिए, अदरवाइज देयर विल बी नो सैंक्टिटी लेफ्ट टू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। फिर इलेक्शंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप क्या बोल के आए हैं और फिर क्या हो जाएंगे उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं रहेगी। वो दिल्ली में सत्ता के प्रलोभन और दलाली का मोहताज हो जाएगी, जैसे कि हम यहां पर होते हुए देख रहे हैं, जस्ट फॉर द नंबर्स गेम्स हुए। जी संकेत, इसे इस बार क्योंकि आपने कहा कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले लोगों को बता देते हैं कि हो क्या रहा है। हो यहाँ पर ये रहा है, और ये क्यों टूट रहे हैं कि 2022 में जब शिंदे ने तोड़ा तो शिंदे की भूख 2024 में क्यों खत्म नहीं हुई, और 2026 में एक बार फिर से क्यों शिवसेना को तोड़ा गया, उसकी वजह पहले मैं लोगों को बता देता हूँ। 2024 में जब चुनाव हुए महाराष्ट्र में और देश भर में लोकसभा के, तब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक दूसरे के सामने नजर आए। पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना टूटने के बाद चुनाव हो रहे हैं। हालांकि उससे पहले अंधेरी ईस्ट का चुनाव हुआ था, ठीक शिवसेना टूटी थी और मशाल चुनाव चिन्ह मिला था, लेकिन उस समय बीजेपी और एकनाथ शिंदे इतने चतुर थे कि उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उस समय का माहौल कैसा था। बहरहाल 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तब शिवसेना यूबीटी अपने दम पर 9 सीटें जीत पाई। एक नई पार्टी शिवसेना यूबीटी, जिन्हें नया चुनाव चिन्ह दिया गया था मशाल, और उनके सामने एकनाथ शिंदे की शिवसेना नरेंद्र मोदी के साथ वो थे, उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ थे। तब तक शरद पवार की पार्टी भी टूट गई थी। अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो 7 सांसद लेकर आए थे। लेकिन हुआ ये कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो है अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाई थी। ऐसे में उन्हें जेडीयू की जरूरत पड़ी, टीडीपी की जरूरत पड़ी, और महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे की जरूरत पड़ी सत्ता में आने के लिए। अब उस समय एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे,
बहुत खुशी खुशी उन्होंने सांसदों का समर्थन तो दिया, उनके सांसदों ने। उन्हें पहला धोखा भारतीय जनता पार्टी ने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा के समय दिया, जब पहले तो ये कह रहे थे हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जाएंगे, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जाएंगे, लेकिन जैसे ही नतीजे आए और ये दिखा कि 144 का जो 144 का मेजोरिटी है और भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर 132 लेकर आ रही है, उनके साथ अजित पवार की एनसीपी है जो 40 से ज्यादा सीटें लेकर आई हैं, और फिर एकनाथ शिंदे को 56 57 जो आए थे, तो बिना एकनाथ शिंदे के भी यहाँ पर सरकार बन सकती है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। आप वो भी दिन याद रखिए, जब एकनाथ शिंदे तैयार नहीं थे, वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, फिर मनाया गया या डराया गया, जो कुछ किया गया, वो उप मुख्यमंत्री बन गए। अब क्या होता है संकेत, की जिसे कुर्सी का एक बार चस्का लग जाता है, जो एक पद पर पहुंच जाता है, वो छोड़ता थोड़ी है। एकनाथ शिंदे 2024 से लगातार एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैसे बने, इसकी लगातार कोशिश कर रहे थे। अब महाराष्ट्र में फडणवीस ने होम मिनिस्टर अपने पास रखा था, अजित पवार के मौत के बाद तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास है, तो देवेंद्र फडणवीस को वो हाथ नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातों पर वो चले जाते हैं दिल्ली अमित शाह से मिलने के लिए। अब यहाँ पर कैबिनेट रिशफल होता है, एकनाथ शिंदे दिल्ली चले जाते हैं। हमारे विधायक को आपने पालक मंत्री नहीं बनाया, मैं दिल्ली चला जाऊंगा, ये हो गया, मैं दिल्ली चला जाऊंगा। तो दिल्ली में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत थी, तो एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं बार बार दिल्ली ने समर्थन दिया और समर्थन दिया, और एकनाथ शिंदे अपने आप को देवेंद्र फडणवीस के बराबर ही समझते थे, उससे छोटा नहीं समझते थे। यहां तक तो ठीक था। अब जैसे कि मैंने कहा, एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इस सब के बीच में क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद टूट गए, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में दूसरे नंबर पर अचानक से तृणमूल के ये जो 20 सांसद है वो आ गए, यानी जो बार्गेनिंग पावर था एकनाथ शिंदे के पास, वो और भी कम हो गया। अब क्योंकि इन्हें डिलिमिटेशन के लिए और सांसद चाहिए, तो एकनाथ शिंदे फिर से अपने आप को आगे लेकर आए हैं। ये जो 9 सांसद हैं, उनमें से कम 6 सांसद मैं तोड़कर लाता हूं, आप बस मुझे मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हैं, फिर से मुझे ताकतवर कैसे बना सकते हैं, उसकी कोशिश कीजिए। और ये जो 9 टूटे हैं, हम बार बार इसे टूटे कहते हैं, लेकिन मेरा अब तो कम से कम ये मानना है कि इन्हें टूटना नहीं कहना चाहिए, इन्हें बिकना कहना चाहिए। क्योंकि, और उसका उदाहरण देता हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। अब अचानक से संकेत, जब से पूरा महाराष्ट्र का माहौल बना है, एक तो 2024 में ये जो 9 सांसद चुनकर आए थे, तब शिवसेना एक बार टूट चुकी थी, उनके पास मशाल का चुनाव चिन्ह था, नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ लोगों ने इन्हें वोट दिया था। मैं आपको आंकड़े भी देता हूं, जैसे धाराशिव से आने वाले ओम राजे निंबाळकर जो टूटे, उन्हें 3.29 लाख वोट से जिताया गया, 3,29,000 वोटों से वो जीते। या फिर परभणी से आने वाले संजय जाधव, 1,34,000 वोट से उन्हें जिताया गया। यवतमाल वाशिम से आने वाले संजय देशमुख, 94,000 वोटों से उन्हें जिताया गया। हिंगोली से आने वाले नागेश पाटिल अष्टिकर, 1,08,000 वोट से वो जीते। शिरडी से आने वाले भाऊ साहेब वागचौरे, वो 50,000 वोट के डिफरेंस से जीते। और मुंबई नॉर्थ ईस्ट से आने वाले संजय दीना पाटिल, ये 30,000 के आसपास के वोट से चुनाव को उन्होंने जीता। तो ये जो पूरा मैंडेट था, ये उस समय संकेत बीजेपी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ था। अब 2025 से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, महाराष्ट्र में बात चल रही थी कि ये सांसद टूटेंगे, किसी को डर दिया गया, किसी को कुछ दिया गया। अब जो मैं कहा ना कि ये टूटे नहीं, ये बिके गए हैं, हर किसी ने अपने अपने तरीके से खुद को बेचा है। अब मैं आपको बता, तो जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं दर्शकों, संकेत, महाराष्ट्र में ही मुंबई में अदालत में एक फैसला आ रहा है। फैसला किस चीज को लेकर आ रहा है? ओम राजे निंबाळकर, जिनका मैंने सबसे पहला नाम लिया, 3.29 लाख वोट से जो जीते थे, ओम राजे निंबाळकर के पिता पवन राजे निंबाळकर, वो नेता थे उस समय, उनकी हत्या कर दी गई थी साल 2006 में। अब तब से पूरा जो मामला है ना, वो लगातार चलकर आ रहा था, और उसमें जो अक्यूज्ड हैं वो पद्म सिंह पाटिल हैं, वो भी एक और इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, और जो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री है ना अभी, सुनेत्रा पवार, उनके फैमिली से ही आते हैं। तो अक्यूज जो हैं वो एक फैमिली से आते हैं। और ओम राजे निंबाळकर, उनके भी जो पिता थे वो बड़े ताकतवर थे। ओम राजे निंबाळकर इनके शिवसेना यूबीटी के एमपी थे। तो अब 20 तारीख को जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब यहाँ पर इस पर फैसला आ रहा है कि अक्यूज जो है वो आरोपी तय होता है या नहीं होता है। और ओम राजे निंबाळकर ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला आएगा अदालत में, उसके बेसिस पर मैं तय करूंगा कि मैं कहां जाऊंगा, कहां नहीं जाऊंगा। संजय राउत ने तो इसे लेकर यह भी कहा कि उन्हें यही कहा गया है कि अगर आप एकनाथ शिंदे के शिवसेना के साथ जाते हो, तो जैसा फैसला आपको चाहिए वैसा फैसला मिलेगा। यानी आप सोच सकते हैं कि ये कितने लेवल पर गया है, कि अदालतों में अब ये चल रहा है कि अगर ये हमारे पास आ जाए तो आप फैसला दे दीजिए। अब ओम राजे निंबाळकर को यहां पर यह भी सोचना होगा कि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार से आने वाले ये अक्यूज हैं, तो क्या
आप भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं एकनाथ शिंदे के साथ जाकर, ये खुद एनडीए का हिस्सा हैं, ये जो पद्म सिंह पाटिल हैं उनके परिवार वाले तो बीजेपी से एमएलए हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या बीजेपी वाले खुद के ही आदमी को, पार्टी के शख्स को जेल में डालेंगे ताकि आप यहां पर आ जाएं? ये एनडीए बनाम एनडीए का खेल है, और अगर आज समझ लीजिए कि ओम राजे निंबालकर के फेवर में यह फैसला आ भी जाता है, तो ये तो सेशंस कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट में जाकर इसे स्टे लगाया जाता है। ये खेल कैसा खेला जाता है हर किसी को पता है, लेकिन ये खेल इतना गंदा हो गया संकेत, जैसे कि आपने कहा पहले 99 का बुखार होता था, अब मुझे लगता है 104 के ऊपर चला गया है ये बुखार। अब ये जीने और मरने वाला बुखार है, और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक बुखार है। इसका डेमोक्रेसी पर इतना असर पड़ेगा कि पहले लोग टूटते थे, शिवसेना ये पहली बार नहीं टूटी है। छगन भुजबल शिवसेना से अलग हो चुके थे, नारायण राणे अलग हो गए थे, उद्धव ठाकरे के कजिन राज ठाकरे ने अपने आप को अलग किया था, लेकिन संकेत उस समय लोग अलग होते थे। इस समय ये क्या करते हैं, पूरी पार्टी की पार्टी तोड़ देते हैं। ममता बनर्जी का हमने देखा, पूरी पार्टी की पार्टी आपकी टूट जाती है। शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया गया, एनसीपी नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया गया। तो ये माई वे और द हाईवे वाला हिसाब किताब है। तो इसमें सबसे बड़ा अगर कोई लूजर है तो वो वोटर है, क्योंकि अब इस देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसे वोट दे रहे हैं। अब उन्हें वोटर्स को नहीं मनाना है, अब उन्हें इन एमपीज को और एमएलएस को खरीदना है, जिनकी संख्या कुछ सैकड़ों में होती है एमपीज की और कुछ हजारों में होती है एमएलएस की। और पैसा की तो क्या ही बात करें, ईडी आईटी सीबीआई की क्या ही बात करें। लेकिन अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो कल जाकर आप मुझे बताइए संकेत, अगर ऐसा ही चलता रहा, कल अदानी एमपीज एमएलएस को खरीद कर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अंबानी बन सकते हैं, टाटास बन सकते हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये देश किस तरफ जा रहा है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में अब फिर से कानूनी लड़ाई चल रही है। 4 साल से ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना लड़ाई चल रही है। 4 साल से एकनाथ शिंदे के डिस्क्वालिफिकेशन की लड़ाई चल रही है, जिसका टेन्योर 2024 में खत्म हो चुका है और फिर से एमएलए बन चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जब ये मामला आया था संकेत, अगर उस समय कोई कड़ा फैसला लिया होता, कोई भी फैसला या एक फैसला लिया होता, ये मामला जैसे चल रहा है वो सब चलता नहीं, तो आज जाकर ना ही फिर एनसीपी टूटती, ना ही आम आदमी पार्टी टूटती, ना ही तृणमूल कांग्रेस टूटती, ना ही फिर से शिवसेना टूटती। और आप देखिए कि एक सिटिंग एमपी कहते हैं, यानी उनके बारे में उनके सोर्सेस जो हैं वो कहते हैं कि यार कोर्ट में जब फैसला आएगा उसके बाद मैं तय करूंगा कि मैं किस तरफ रहने वाला हूं। यानी क्या अब पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये फैसले रहने वाले हैं? क्या इसी की वजह से शिवसेना वर्सेस शिवसेना का अब तक फैसला नहीं आया है? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हमें बात करने की जरूरत है, क्योंकि एक तरीके से ये अब पूरे के पूरे डेमोक्रेसी के साथ एक तरह का खिलवाड़ है। और फिर क्या होता है ना कि ये पूरा नैरेटिव का भी खेल है कि आप इसको एक अच्छा नाम दे देंगे, ऑपरेशन टाइगर। ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल हो गया ऐसे कहते हुए आप ये जो 6 सांसदों को तोड़ा गया या बेचा गया उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। उसे लेकर एक आलोक हमारे कार्टूनिस्ट हैं, ट्विटर पर आपने देखा भी होगा, वो मराठी में आया था, मैंने उसका हिंदी अनुवाद करके भी डाला था कि एक चोर को पुलिस पकड़ता है और चोर के हाथ में सोना रहता है, यानी वो सोना चोरी करता रहता है और पुलिस उसे पकड़ लेता है। तो वो चोर कहता है अरे सर आप इसे चोरी मत कहिए, ये ऑपरेशन गोल्ड है जो मैंने किया है, ऑपरेशन गोल्ड सक्सेसफुल हो गया। आप समझ रहे हैं, एकदम फैंसी नाम दे देना और मीडिया में नैरेटिव फैला देना और बाकी सही सारी चीजें कर देना। लेकिन अब इसके आगे सवाल यही है कि ये कब तक चलता रहेगा। अब शिवसेना के नाम पर फिर से लोग चुनकर आएंगे, फिर से तोड़े जाएंगे। शुक्रवार को संकेत मैं आपको बता दूं, मैं उस षणमुखानंद हॉल में मौजूद था सायन में, जहां पर शिवसेना का कल यानी शुक्रवार 19 जून को उनका 60th फाउंडेशन डे था। यानी 19 जून को आज से 60 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने इसकी शुरुआत की थी। और मैं देखने गया था कि अब तो इनके पास सांसद कम है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो इनके 20 एमएलए चुनकर आए हैं उसमें भी 13-14 को ले जाने की बात की जा रही है। वो कब किया जाएगा पता नहीं, लेकिन इसके जरिए मैं देखना चाहता था कि अब भी लोग वहां पर मौजूद हैं या नहीं। जो चीजें मैंने देखी वहां पर, मैं इतना तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि नेता हो या ना हो, जो कार्यकर्ता हैं वो अब भी शिवसेना यूबीटी के साथ मौजूद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कार्यकर्ता हो, ये वोटर्स हो, अगर फिर से ये वोट देंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि वो नए जो लोग हैं वो टूटकर नहीं जाएंगे। इससे पता है सबसे बड़ा खतरा संकेत मुझे क्या लगता है, सबसे बड़ा खतरा यहां पर यह है कि लोगों का वोटिंग पर से विश्वास उठ जाएगा, लोगों का डेमोक्रेसी पर से विश्वास उठ जाएगा। ये 1, 2, 4 लोगों का टूटना हमने पहले भी देखा है। अशोक चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं चली गई। ऐसे बहुत लोग हैं जो यहाँ के वहां जाते हैं, वहां से यहाँ आते हैं और बार बार होता रहा है। लेकिन इस बार आप पूरे के पूरे पार्टी को तोड़ते हो,
फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ते हो, फिर उन्हीं को तोड़ते हो। तृणमूल कांग्रेस के जिन लोगों ने आपके खिलाफ बोला वो अब आपके अच्छे हो गए हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा, ये भी लोगों को और अदालतों को डिक्टेट करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अब जो चीज अब पूरे देश भर में हो रही है, चाहे वो पंजाब हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या कहीं और हो, सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार है। अगर आपने सही समय में सही फैसला दिया होता संकेत, तो कम से कम मुझे नहीं लगता कि आज ये मामला फिर आता, फिर हम बात करते 10th शेड्यूल क्या है और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए या पूरी पार्टी मर्ज होनी चाहिए। ये सारे लीगल एस्पेक्ट्स पर अगर आपने कोई क्लैरिटी दी होती, अगर कोई एक फैसला आया होता, तब फिर शायद ऐसी सारी चीजें नहीं होती। और आप सोचिए, ये ओम राजे निंबालकर जैसे एमपी कह भी रहे हैं कि जो फैसला आएगा उसके बाद मैं तय करूंगा कि इसके ऊपर किसी जज को, किसी वकील को, या इतने लॉ के एसोसिएशन होते हैं, किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आप पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए क्या फैसला देंगे। क्या लोगों का अदालतों पर से विश्वास नहीं उठेगा? डेमोक्रेसी पर से और डेमोक्रेटिकल सिस्टम से अगर लोगों का विश्वास उठ जाएगा संकेत, तब ये देश में आप सोचिए कि आप किस चीज पर भरोसा करेंगे। अब मुझे आप बताइए, ये जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, ये सड़कों पर लोगों को कहते हैं लाल सिग्नल पर रुको, हरे सिग्नल पर चलो, क्यों कोई मानेगा इनकी बात? जब लॉ मेकर खुद बात नहीं मानते हैं, लोग क्यों बात करेंगे या लोग क्यों नियम मानेंगे? नियम क्या केवल लोगों के लिए होता है, इन नेताओं के लिए नहीं? क्या हम ऑटोक्रेसी की तरफ नहीं बढ़ते जाएंगे अगर इस पर रोक नहीं लगती है? आप ऑपरेशन टाइगर कह दीजिए, ऑपरेशन गोल्ड कह दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हैं आजकल। पहले ऑपरेशन के नाम दिए जाते हैं, फिर बाकी सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसके तहत ये कब तक चलता रहेगा और वोटर्स का कब तक मजाक उड़ाया जाएगा संकेत, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये मुझे लगता है सबसे चिंताजनक है कि डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उस पर से लोगों का विश्वास, अब मुझे तो लगता है कम से कम, कि पूरी तरह से उड़ चुका है। केवल फॉर्मेलिटी के लिए लोग पुलिस स्टेशन, कोर्ट जाते हैं। उन्हें पता है कि किसी फलाना बाहुबली नेता के पास आप चले जाओ, 2 मिनट में फैसला आ जाता है, तब फिर अदालत या फिर पुलिस के पास जाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? और यही मुझे लगता है इस देश का नया भविष्य है, जो बहुत चिंताजनक है संकेत। आप सही कह रहे हैं सोहित। इसी वजह से अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज बोली थी कि एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है। और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसमें यह है कि अगर एक टाइमली फैसला, देखिए क्या है, कौन लोग हैं जो इसमें फैसला करेंगे, कानून क्या है, कानून बहुत क्लियरली ये बताया जा रहा है कि शेड्यूल 10 में आपको अगर विलय करना है या मर्जर करना है, अगर आप टूट करके 2/3 जाना चाहते हैं, तो वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर होगा, वो आपका मर्जर नहीं हो सकता। टीएमसी वाले केस में भी टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके कुल 800 वोट थे आपके हिसाब से, तो इस पार्टी में ये जो विलय हुआ है, तो विलय तब होगा अगर ममता बनर्जी बोल रहे कि हाँ भाई मैं चाहती हूं कि मैं अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एनसीपीआई का हिस्सा बन जाऊं। तो ये होगा तब कानूनी रूप से आप विलय कर सकते हैं, और उसमें इजाजत होती है लोगों की। सपोज अगर वो ममता बनर्जी के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वो उसमें अगर बहुमत बना करके टूट जाए तो उनको हक है टूटने का। ये कानून बताया जा रहा है। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही बताया। कल अभिषेक बनर्जी भी कल जाकर के स्पीकर के सामने यही बोल चुके हैं। अब आपने ये बात की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दरअसल सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र 2023, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इट रूल्ड दैट अ लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी डज नॉट इक्वल द रियल पॉलिटिकल पार्टी। The landmark decision held that the speaker must determine the actual party based on its constitution to decide defection cases, and that a split is no longer a defense under the 10th schedule. यानी कि सुभाष देसाई वाले केस में, आपके महाराष्ट्र के केस में ही कोर्ट की तरफ से बहुत क्लियरली, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत क्लियरली परिभाषित कर दिया गया है। उसके बावजूद ये चीजें हो रही हैं। जब ये सवाल पूछा गया अभिषेक मनु सिंघवी से, तो उनका ये कहना था कि देखिए, साम दाम दंड भेद में 2 चीजें अभी बहुत सक्रिय हैं, दंड और दाम। इन दोनों चीजों पर आप ऑपरेट कर रहे हैं अभी आज की डेट में। तो दाम और दंड दोनों चीजों के हिसाब से भी तय हो रहा है कि आप किधर झूलेंगे, किधर नहीं झूलेंगे। फिर यह फैसला स्पीकर के पास जाएगा या चेयरमैन के पास जाएगा। उनका यह कहना है कि हमारा जो पूरी प्रणाली है उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्पीकर फेयर होगा, क्योंकि स्पीकर तो आपके रूलिंग पार्टी से आता है, उसका तो राजनीतिक भविष्य उस पार्टी में जुड़ा हुआ है। भाई कल को अभी वो फैसला ले लें, एंटी बीजेपी फैसला ले लें ओम बिरला, तो टिकट पाएंगे फिर कोटा से?
है ना, ये एक बात बोली जा रही है। अच्छा, अब ये भी यहां बताना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि ओम बिरला से पहले जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी से स्पीकर नहीं होते थे, होते थे। मीरा कुमार भी स्पीकर थी, बैठ जाइए बोलती थी, कोई सुनता नहीं था। उससे पहले सोमनाथ चटर्जी थे, लेकिन वो क्योंकि लेफ्ट के थे तो आप जानते हैं कि वो अलग ही मस्त मौला दौर था राजनीति का। वो कभी कभार अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोल देते थे, तो उससे एक सेम्बलेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी बनी हुई थी। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अब बहुत क्लियरली एक फैसला ले लिया जाएगा। अब स्पीकर के फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। तो जितने टाइम में फैसला आएगा उतनी देर में तो चिड़िया चुग गई खेत। सपोज आज की डेट में स्पीकर एक फैसला ले लें, आप गए अदालत का दरवाजा खटखटाया, तारीख पे तारीख हो गई है और उसमें सब जिरा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अदालत ने सपोज फैसला भी सुना दिया जैसे कि यहां पर सुभाष देसाई वाले केस में हो रहा है, तो फिर आगे क्या होगा? ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना। जी संकेत, जो स्पीकर की बात आप कर रहे हैं, अब यहाँ पर भी आप देखिए ना, यहाँ पर पिछले बुधवार से लगातार चल रहा है कि ये स्पीकर से मिले जो 6 सांसद हैं जो अलग हुए हैं, उन्होंने पत्र दिया है। कोई कह रहा है कि नहीं, अब तक पत्र नहीं दिया गया है। यहाँ पर शिवसेना यूबीटे ने व्हिप जारी किया था, ये 6 सांसद आए नहीं है। लगातार कंफ्यूजन बना हुआ है, ना ही ये सांसद सामने आए। जब एकनाथ शिंदे ने भी कल फाउंडेशन डे किया था, यानी उनका भी वर्धापन दिन था शिवसेना का, वहां पर भी ये नजर नहीं आए। ओम बिरला भी कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई तस्वीर सामने नहीं आ रही है, लेटर सामने नहीं आ रहा है। अगर इतने सारे कंफ्यूजन है तो क्या ओम बिरला की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो लोकसभा के सांसद हैं, सांसदों को लेकर इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं, अगर वो इम्पार्शियल होते तब वो बताते कि ये सांसद मिले नहीं मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो वही गवर्नर जैसे निकले हमारे महाराष्ट्र के टोपी वाले, उत्तराखंड वाले, जिन्होंने सुबह 6 बजे अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का एक बार ये करा दिया था, सुबह सुबह शपथ विधि कार्यक्रम करवा दिया था। महाराष्ट्र सोकर उठा नहीं था, उन्हें खुद पता नहीं था कि एक नया मुख्यमंत्री उन्हें मिल चुका है। तो ऐसे में और कितनी पार्शियलिटी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब मैं तो स्पीकर के बारे में इतना भी कहता हूं कि राहुल गांधी आ जाएं या विपक्ष के कोई नेता आ जाएं, अगर मुझे ओम बिरला को देखना होता है ना संकेत, तो मैं राहुल गांधी का भाषण देखना शुरू कर देता हूँ लोकसभा का, क्योंकि राहुल गांधी तो दिखते ही नहीं है उसमें, स्पीकर साहब ही ज्यादा दिख जाते हैं। यानी आप विपक्ष को वहां पर दिखाना भी नहीं चाहते जब वो खुद बात कर रहे हैं। आप खुद यहाँ पर एक तरीके से हम देखते हैं कि कैसे आप कोई जवाब नहीं देते हैं, आप कोई सवाल का उत्तर नहीं देते हैं, आप लोगों को सस्पेंस में रखते हैं। ये कितना, कब तक चलेगा ये भी मुझे पता नहीं है। यानी अब इसके आगे और क्या हो सकता है, और कितनी पार्शियलिटी आप दिखा सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि टोका जाएगा, बोलने से रोका जाएगा, लेटर नहीं दिखाया जाएगा, क्लैरिटी नहीं दी जाएगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाला ही हिसाब किताब है कि किसी को कुछ पता नहीं होता है। एक दिन फलाने को कहा जाता है आपको 11 बजे जाकर कैमरा के सामने इतना बोलना है, वो आदमी बोलकर आता है, उसे भी नहीं पता बैकग्राउंड क्या है। फिर धीरे 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 ऊपर से सारी चीजें तय होती हैं और आपको टू नो बेसिस पर ही बताया जाता है। तो ऐसा लगता है कि अब हम हर कोई अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन चुके हैं, आप भी मैं भी, ये पूरा देश, क्योंकि अब टू नो बेसिस पर जितना आपको बताना है उतना ही बताएंगे। सांसद गए या नहीं गए पता नहीं, ओम बिरला से मिले या नहीं मिले पता नहीं, एकनाथ शिंदे के शिवसेना में शामिल हुए या नहीं हुए पता नहीं, अपने आप को अलग ग्रुप बनाया या नहीं बनाया पता नहीं। अब जब इनके हिसाब से होगा, आज अदालत में फैसला आएगा, 6 लोगों का साइन होगा, तब एक बैक डेटेड लेटर तैयार होगा, फिर किस तरह से वहां पर जाएंगे। ये पूरा खेल हर जगह से हर किसी को पता है। अब बस ये है कि कोई ऑन रिकॉर्ड बताने को तैयार नहीं है तो सब लोग चुप हैं, और फिर वही कि अदालत में केस चल रहा है, यहाँ पर केस चल रहा है। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको ये भी बता दूं। अब शिवसेना के लोग, अब जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं संकेत, ये जो सेशंस कोर्ट में पूरा मामला मैंने आपको बताया ना, ओम राजे निंबालकर का जो चल रहा है, वो वहां पर मौजूद है। बाहर शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता मौजूद हैं कि अगर ये सांसद नीचे आ जाए तब हम उनको बता देंगे कि कैसे उन्होंने गद्दारी की और कैसे उनके पिटाई कर देंगे। ये फिर से हम कानून हाथ में लेने वाले हिसाब किताब पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब अदालतों पर, कानून पर, संविधान पर भरोसा ही नहीं रह गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऑटोक्रेसी केवल इन नेताओं में नहीं, लोगों में भी आ जाएगी। कोई भी नियम कानून नहीं मानेगा, फिर वही बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो वही हो रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि इस देश के जो नेता होते हैं, इस देश की जनता का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसी जनता वैसा नेता। तो अगर नेता ऐसा निकल रहे हैं तो आप समझ लीजिए
जनता भी वैसे ही निकलने वाले होंगे या वैसे मौजूद होंगे, बड़े पैमाने पर देखने मिलेगा। तो स्पीकर हो, अदालत हो, जजेस हो, बयान आप एक तरीके से केवल हेडलाइन बनाने के लिए तब इम्पार्शियल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपके सामने बड़े बड़े मामले आ जाते हैं और आपको कोई फैसला लेना होता है, तब सबको साफ सूझ जाता है। ये एक नई सच्चाई है और ये नए इंडिया की नई सच्चाई है, संकेत, जो मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल अगर कांग्रेस आ जाए सत्ता में, उन्हें भी पता है आप कैसे मिसयूज करना है। या वो 2011 में सब हाथ धोकर जब अन्ना आंदोलन को चला रहे थे और कांग्रेस को डे नाइट गाली दे रहे थे, हम देखते थे अखबार में ऐसे बड़े बड़े 00000 के साथ स्कैम के नंबर छपते थे। तब भी कांग्रेस ने इन सभी अखबारों को और टीवी चैनल्स को ऐड दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने सीख लिया कि ऐसे नहीं करना है। अब नहीं आता, जब 15 लाख करोड़ का घोटाले की बात सेबी ने निकाली, किस अखबार ने वो 00000 वाला दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट से एड्स मिलेगा। तो ऐसे में अब भविष्य में कांग्रेस आए या कोई भी आए, हर किसी को पता है कि क्या करना है। संजय राउत तो कहते हैं, आधे घंटे के लिए आप हमें सीबीआई ईडी दे दो, आप देखो हम महाराष्ट्र में बीजेपी के 7 टुकड़े करके नहीं दिखाए। तो अब ये खेल हर कोई समझ चुका है, लेकिन सवाल यही है कि ये खेल ही करते रहेंगे या आगे भी कुछ होगा। जब मैं और आप इस पर बात कर रहे हैं, मुंबई के पास केवल 40 दिन का पानी बचा हुआ है। आप सोचिए, बारिश संकेत, अब आज 20 जून है, यहाँ पर 6-7 जून तक ऑलमोस्ट मानसून आ जाता है। 20 जून है, बारिश का एक बूंद नहीं गिरा है मुंबई में, और कह रहे हैं कि 4-5-6 दिन तक और नहीं गिरेगा। पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नेता ये हैं कि मेरे पार्टी में है, उसके पार्टी में है, उद्धव ठाकरे को मजा चखा दिया, असली शिवसेना हम हैं, नरेंद्र मोदी कितने आगे बढ़ गए हैं, ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल है, किसी को पता ही नहीं चलता। तो यही चलता रहेगा और लोगों के जो मूल मुद्दे होंगे वो गायब होंगे। ना ही स्पीकर उस पर ध्यान देगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट, और नेताओं को तो ध्यान है ही नहीं। ये मुझे लगता है कि ये एक नई हकीकत है जो आज नहीं तो कल इस पूरे देश को एहसास होगा कि उनके बारे में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वोट दें नहीं दें, आपके क्या मुद्दे हैं क्या नहीं, जब तक नेताजी का फायदा नहीं होता है तब तक आपके मन में जो आया आप बोलते रहिए। नेताजी का फायदा होगा तब कायदा बनेगा, नहीं तो कोई कायदा नहीं बनता।